चलो ध्यान देगा। हम लोग अभी क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर 6 पे बात कर रहे हैं। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। ध्यान देगा यहाँ पे जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब यहाँ पे अनुरक्षण की जहां तक की बात होती है तो कोई भी जीव होता है अपने जीवन यापन के समय कुछ क्रियाविधि को निरंतर करते रहता है, जैसे श्वसन करना, जैसे पोषण करना, उत्सर्जन करना, उसके अंदर संवहन होना। ये सारे जो प्रोसेसिंग है ये होते रहता है और ये रुक नहीं सकता। अगर किसी भी जीव के अंदर इस प्रकार में से कोई भी क्रिया को तुम अगर रोक देते हो तो संभवतः वह जीव क्या होगा? मृत हो जाएगा, मर जाएगा। अगर किसी भी जीव, कोई भी जीव ले लो, अगर वो पोषण की क्रिया नहीं करता है तो उसको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। क्या प्राप्त नहीं होगा? ऊर्जा, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये चारों में से कोई एक प्रक्रम को तुम रोक देते हो तो वह निष्क्रिय यानी वह मृत हो जाएगा। अब मृत होने के बाद बाकी जो तीन है उसका भी क्रियाकलाप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात ध्यान में रखना, मनुष्य के मरने के उपरांत उसके शरीर की सभी क्रियाकलाप समाप्त हो जाते हैं, एक क्रियाकलाप को छोड़ करके, वृद्धि। उसमें क्या होता है वृद्धि में? जैसे में बाल की वृद्धि, नाखून की वृद्धि। मरने के बाद भी बाल बड़ा होगा, मरने के बाद भी नाखून बड़ा होगा। कोई भी जो इंसान हो, इंसान अगर मृत हो जाता है तो मृत होने के बाद उसके शरीर में सारे क्रियाएं बंद हो जाते हैं, लेकिन बाल का और नाखून का विकास नहीं रुकता है, वह निरंतर होते रहता है। ध्यान देगा पोषण। पोषण क्या है? पोषण वह भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में जाने के बाद वह क्या होता है? पचता है, उसका अवशोषण होता है, अनुरक्षण होता है, कुछ अवशेष भी बच जाता है जिसका कोई काम नहीं होता है, कुछ अवशेष भी बच जाता है जिसका काम नहीं होता है। तो ऐसे में उसका बाद में क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। जो पोषण हम करते हैं उत्सर्जी अंगों के माध्यम से उसका शरीर से क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। देख सकते हो, एक है स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कैसा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण जैसे हरे पौधे को ले लो, उसे देखो कि वो अपना भोजन किसी से मांगता है क्या? नहीं। किसी से छीनता है क्या? नहीं। किसी के यहाँ से लेकर आता है क्या? नहीं। वो अपना भोजन खुद तैयार करता है। कैसे? वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जल में उसे पानी और खनिज लवण की आवश्यकता पड़ती है, हवा से उसे CO2 की आवश्यकता पड़ती है। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बाहर जो निष्कासित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करते हैं, तो पेड़ पौधा क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करता है और फिर वह वहां से ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे बहुत अधिक मात्रा में भी लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो सके।
चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि वही पेड़ पौधा जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते, वो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं, खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण देखो क्या होता है। विषम पोषी पोषण यह किसी दूसरे जीव या स्वपोषी पोषक पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पोषक का मतलब होता है जैसे हरे पौधे पर विषम पोषी वाले निर्भर होते हैं। कैसे निर्भर होते हैं, उसके कुछ कंडीशंस है। जैसे हरे पौधे जब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उनके पास कुछ फल फूल उगाते हैं, कुछ पत्ते उगाते हैं, बकरियां, ऊंट, ये सब क्या है, उनके पत्ते को खाते हैं। वहीं पे मनुष्य को देखो, बंदर को देखो, ये सब क्या, उसके द्वारा जो फल उत्पन्न होता है उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। वहीं में कुछ मांसाहारी होते हैं जो शाकाहारी, जैसे में बकरी, हिरण, गाय, ये सब जो पेड़ पौधे के द्वारा जो उनके घास और पत्ते से उत्पन्न उनके फल फूल को खा करके अपना जो जीवन यापन करते हैं, उनको मार करके वो खा जाता है। जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं जैसे बाघ, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, इनमें से कुछ होते हैं जो जीवित को मारकर खाना पसंद करते हैं, कुछ है जो मृत को ही मारकर खाना पसंद करते हैं। इसीलिए ये जो होते हैं यह विषम पोषी होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, किसके उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, CO2, पानी और कुछ अकार्बनिक पदार्थ के उपस्थिति में जाकर के अपना यह भोजन स्वयं तैयार करता है। ये हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे के पत्ते का रंग हरा होने का कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ही वो प्रकाश संश्लेषित होने में या प्रकाश को संश्लेषित करने में सक्षम हो पाता है। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उसी में होता है। जैसे हरे शैवाल, हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पर्याप्त कर पाता है, उपलब्ध कर पाता है, वह शैवाल है। हरे शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है और ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल में, वातावरण में बनाए रखने के लिए अवेलेबल कर पाता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह हरे शैवाल के माध्यम से होता है। वही पेड़ पौधे भी हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में थे। यहाँ पे शब्द क्वेश्चन मार्किंग आ जाता है, थे। इसका अर्थ यह होता है कि जितनी ज्यादा मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जितने ज्यादा हम विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतने अधिक मात्राओं में वन का उन्मूलन कर रहे हैं, यानी कटनी कर रहे हैं, काट रहे हैं। जंगलों को, पेड़ पौधों को काट करके, हटा करके वहां पे बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्रियां स्थापित करते चले जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधों की जो हमारे यहाँ उपलब्धता थी वो दिन पर दिन घटते चली जा रही है। जिससे इसमें क्या हो रहा है ना कि पेड़ पौधा उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल न होने की वजह से वातावरण में गर्मी आ रही है और कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभावित गैस की भी मात्रा जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि हम जितना विकास कर रहे हैं उतना मॉडिफाई गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हाई स्पीड की दुनिया को देखने के चक्कर में हम लोग अपने जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उसको बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त करते हुए चले जा रहे हैं। साथ में देखिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है और ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश
तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यानी पेड़ पौधा जो अपना भोजन जो ग्रहण करता है, जो भोजन तैयार करता है, वह भोजन वह कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है। किस रूप में तैयार करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में तैयार करता है। देख सकते हो इसका रासायनिक सूत्र है 6CO2 + 12H2O। जब ये एक साथ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के साथ रिएक्शन करता है तो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O तैयार होता है। इसमें जो C6H12O6 है वह ग्लूकोज है, प्लस 6O2 जो है वह ऑक्सीजन है, और जो बचा हुआ 6H2O है वह जल है, जो रंध्र के माध्यम से बाष्पित होकर के वह वायुमंडल में फैल जाता है और फिर ऊपर जाकर के बादल बन करके बारिश के रूप में पुनः वापस आता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है उसकी क्या कौन कौन सी सामग्री है? सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल खनिज और क्लोरोफिल, है ना। बिना क्लोरोफिल के पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो कर ही नहीं पाएंगे। तो कच्ची सामग्री के रूप में सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, जो वातावरण में वायुमंडल में CO2 होते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं और उसी के माध्यम से खनिज लवण में पहुंच जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, दूसरा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कराना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करवाना। अब बात आता है रंध्र की तरफ। रंध्र जो होता है, आप लोग ने पत्ती देखे होंगे, सूखे हुए पत्ती में कभी कभी ऊपर का जो भाग होता है वो हट जाने के बाद एक पारदर्शी भाग बच जाता है जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। जब वो आर पार वाले भाग देखोगे तो वहां पे कुछ इस प्रकार का आकृति देखने को मिलेगा। वो पारदर्शी जो भाग होता है उसमें आपको ऐसे रेगे रेगे टाइप के पारदर्शिता में देखने को मिलेगा। यह जो दिख रहा है यह रंध्र है। रंध्र का यहाँ पे छिद्र है, यह द्वार कोशिका है और यह अधिचर्म कोशिका है जो ऊपर वाले बाहर वाले भाग है। इसमें यह पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे क्या रंध्र कहते हैं। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। ध्यान रखना है, स्टोमाटा भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी प्रश्न क्या होते हैं, रंध्र हटा करके स्टोमाटा से आप क्या समझते हो, स्टोमाटा क्या होता है, वैसे वगैरह वगैरह टाइप से क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे रंध्र के साथ साथ स्टोमाटा को भी ध्यान में रखना है। जो रंध्र का कार्य होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान जो होता है स्टोमाटा के माध्यम से ही होता है। अब एक और प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है, तो वह स्टोमाटा है। वह पैटर्न जो है स्टोमाटा का जो छिद्र है, रंध्र का जो छिद्र है, उसी के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जब वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो जल जो होता है वाष्प के रूप में कहां से निकल जाता है, रंध्र के पास से निकल जाता है। यहाँ पे आप रंध्र के फिगर देख सकते हो, चित्र देख सकते हो।
यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान दे सकते हो कि रंध्र जो होता है, रंध्र का जो छिद्र, सूक्ष्म छिद्र जो होता है, वह श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के समय ही खुलते और बंद होते रहते हैं। यह पॉइंट को ध्यान में भी रखना है कि यहाँ पे जो रंध्र के छिद्र है वो कब खुलते या कब खुलते बंद होते रहते हैं। तो उनके खुलने और बंद होने का जो एक्टिविटी है वो श्वसन के समय या फिर वाष्प उत्सर्जन के समय होता है। अब विषमपोषी पोषण की बात जहां तक के करें तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब यहाँ पे इसके 3 को जो टाइप से डिवाइडेड कर दिया गया है क्योंकि इनके क्रियाकलाप जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्राणी संपोषण की बात करें, प्राणी संपोषण, तो प्राणी संपोषण में जो जीव होता है वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ अपने शरीर के अंतर्ग्रहण करते हैं और इसके पाचन शरीर के कहाँ होता है, अंदर होता है। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि इसमें सभी जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे अमीबा और मानव। अमीबा की जहां तक के बात करते हैं, अमीबा उत्पाद की सहायता से अपना भोजन करता है। अमीबा जो होता है वो उत्पाद की सहायता से अपना भोजन करता है। उत्पाद का काम क्या है कि खाद्य पदार्थ को बाहर से अंतर्ग्रहण कर लेता है, अंदर पचने के बाद जो अवशेष होता है वो उत्पाद की सहायता से उसको बाहर निष्कासित कर देता है। साथ में मनुष्य को देखो तो अपने मुख से या जानवर को देखो तो अपने मुख से भोजन को अंतर्ग्रहण करता है और साथ में जो उत्सर्जी अंग होता है उसके माध्यम से वह अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो वह प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा और मानव। वह मृतजीवी पोषण की जहां तक के बात करें तो जब कोई जीव मर जाए तो मरने के बाद उसके जो शरीर बचता है या उसके सड़े गले जो पदार्थ बच जाते हैं, भाग बच जाता है, उसका जो पोषण करता है वो मृतजीवी पोषक कहलाता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे फफूंदी और कवक, सड़े गले पदार्थों का सेवन करने वाला को क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषक। अब बात क्या है कि जब आप आटा को गूंद करके छोड़ दो, 3-4 दिन छोड़ दो, तो उसपे हरे टाइप के कलर का क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ जीवाणुओं का आ जाना है ना, बैक्टीरिया वगैरह उगाना। वो कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों से उत्पन्न हो रहे हैं। अपना पोषण कहाँ से तैयार कर रहा है, तो उसी में से तैयार कर रहा है। वही परजीवी पोषण की बात करें तो परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे, परजीवी पोषण जो है वह किसी दूसरे जीव या सजीव के ऊपर निर्भर रहता है। वह उसे मारता नहीं है बल्कि उसके बनाए हुए भोजन को बिना उसके अनुमति के वो खा जाता है। अब मरलत्ती के बारे में आप लोग सुने होंगे, देखे भी होंगे। पेड़ पौधे पे देखे होंगे कि एक हरा टाइप का पतला सा लंबा उसके ऊपर छा रहा, और धीरे धीरे वो जो पेड़ हरे थे किसी समय, वो उसके उपस्थिति के बाद वो धीरे धीरे उनकी हरापन कमी होती गई और उनके पेड़ में पत्ते भी कम होते चले गए।
क्योंकि वो पेट द्वारा वो जो भोजन बनाया गया उस सारा भोजन को वो ग्रहण कर जाता है। कौन? अमर बेल या अमर लत्ती जिसे कहते हो। साथ में दूसरे चीज है भी, वो तुम लोगों के सर में है। तुम लोग देख सकते हो या फिर देखा भी होगा और उसे मारा भी होगा। सर यानी बाल, बाल में जो जू होता है वो कौन सा खाना बनाता है? नहीं ना, तुम खाना खाता है तो और तुम्हारा जो ब्लड तैयार होता है उसको इसमें से वो चूस लेता है ना। वही बहुत जानवरों में भी उसको देखा होगा, अठगोड़वा वगैरह जिसे कहते हो। ये सब जो है वो सब परजीवी पोषण के उदाहरण के रूप में है। अमरवेल, जूल, पिता कृमि इत्यादि। अमीबा की जहां तक के बात अभी कर ही रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो अमीबा। यह अमीबा है, इसका यह बाहरी भाग उत्पाद है और केंद्रक मध्य में। जब खाद्य कण बाहर इसको महसूस हुआ तो यह अपने उत्पाद का क्षेत्र को फैलाता है और इसको ग्रहण करना स्टार्ट करता है, फिर बाद में जाकर के इसे ग्रहण कर लेता है। और ये ग्रहण करके अंदर इसके भाग में जाते हैं और यह वहां पे क्या करता है? पचाने का काम करने लगता है। उसके बाद जो अपशिष्ट बच जाता है वो फिर उत्पाद के माध्यम से ही बाहर वो निष्कासित कर देता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या करता है? यह कोशिका को पूरी तरह को ढके होते हैं। पचवा ये भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है इसका पैरामीशियम। अब मनुष्य के पोषण की जहां तक के बात करें तो ये तो हाथों से उठाता है, डायरेक्टली मुंह में डालता है। और कहोगे कि मुंह में डालता है तो पचता कहाँ है? लीवर में जाकर के तो नहीं। इसका जो पचने का क्रिया होता है वो मुंह से ही चालू हो जाता है। मनुष्य में जो भोजन को पचने की जो क्रिया होती है वो मुंह से ही चालू हो जाती है। मुंह में एक लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि में 90% पानी पाया जाता है, जल। वह उसी प्रकार काम करता है, हमारा मुंह और जीभ उसी तरह काम करता है, साथ में लार ग्रंथि। जिस तरीके से आपने घर या छत को ढालने वाले मशीन को देखा होगा जो मसाला मिलाता है, जिसके अंदर गिट्टी, बालू, सीमेंट और पानी डाल देता है और मसाला तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार यह हमारा मुंह है। जब भोजन अंदर ग्रहण होता है तो जीभ उसको चारों तरफ मिक्स करता है और अच्छे तरह जो हमारे अंदर लार ग्रंथि से जो लार निकलते हैं उसके साथ उसका मिक्सिंग करता है और उसी जगह से वह पाचन की क्रिया उसकी स्टार्ट हो जाती है। मुंह का काम है भोजन को अंतर्ग्रहण करना, दांत का काम है भोजन को चबाना, जीभ का काम है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, लार ग्रंथि का काम है लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। उसमें स्टार्च, लार, एमिलेंस, एंजाइम, माल्टोस, शकरा इत्यादि जो होता है मिला हुआ उसको मिलाने का काम करता है। भोजन गरिष्ठिका या मुंह से अमाशय तक भोजन गरिष्ठिका की कर्माकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है और गरिष्ठिका ही मांसपेशियों को संकुचन और स्थिरन करने में काम करता है। आप देख सकते हो यहाँ से डाला जाता है और इसके माध्यम से यह छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत की तरफ ट्रांसफर होता है और फिर गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाता है।